अब जो लोग आंसर देंगे मेरे क्वेश्चन का, उसका आंसर सबसे पहले मैं चिल्लाकर बोलूंगा। तो जुगल किशोर जी, है ना, तो सुनील कुमार, मानिक चंद, अमन पटेल, मिस्टर रॉबिन। तो ब्रह्मांड व सौर मंडल, तो टॉपिक का नाम है ब्रह्मांड और सौर मंडल। अगर मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको कहीं और पढ़ने की नौबत आ जाए, है ना, तो मेरे नाम पे लालत हो जाएगी आज, ठीक है। तो वैसे तो मैंने 6 क्लासें ली हैं जीएस स्पेशल क्लास में, लेकिन इसमें आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, टेस्ट कराऊंगा। फिर भी इसके बाद अगर आपको कहीं ब्रह्मांड या सौर मंडल पढ़ने की जरूरत पड़ जाए तो बेकार है हमारा जीना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात की जाए तो हमारे पास कुछ सिद्धांत आते हैं। एक है जैसे बिग बैंग थ्योरी, समझिएगा, एक है आपकी बिग बैंग सिद्धांत, दूसरा है आपका अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत, अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत, अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत। एक है आपकी स्टडी स्टेट थ्योरी जिसे कहते हैं स्थिर अवस्था सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी जिसे कहते हैं स्थिर अवस्था सिद्धांत। जो बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं बस आपको उतना याद कर लेना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है, अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत किसने किया है, या स्थिर अवस्था सिद्धांत जिसको कहते हैं सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी किसने दी है, और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स यानी जिसे कहते हैं दोलन सिद्धांत, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स जिसे कहते हैं दोलन सिद्धांत। फटाफट मैं आपको बता देता हूं कि ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी जो है, सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए वो है आपकी बिग बैंग थ्योरी। इसे हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। और इसको दिया था जॉर्ज लेमैटियर ने। किसने दिया था बच्चा, जॉर्ज लेमैटियर ने दिया था। किसने दिया था, जॉर्ज लेमैटियर ने। फटाफट याद रखिएगा, जॉर्ज लेमैटियर ने, ठीक है। जॉर्ज लेमैटियर थे कौन, जॉर्ज लेमैटियर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक छोटा सा चर्च था, उसी चर्च के ये पादरी थे जॉर्ज लेमैटियर, ठीक है। और बिग बैंग सिद्धांत क्या बताता है, ये कहता है एक सिंगुलैरिटी थी, एक विलक्षणता, यानी एक मटर के दाने का बिंदु था जिसको सिंगुलैरिटी या विलक्षणता कहा जाता था। इसमें अनंत तापमान था, अनंत घनत्व था। यही जब विस्फोट हुआ, जब ये फटा तो हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये कहता है बिग बैंग थ्योरी। स्फीतीकरण सिद्धांत, अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत क्या कहता है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये जो बिंदु फटा तो वो एक ही तरफ बढ़ा, ये एक ही तरफ विस्तार हुआ। जबकि अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत, इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी क्या कहती है कि ये जो बिंदु फटा तो ये हर जगह फैला। ये क्या है, ये हर जगह फैला। तो आप बता, ये स्फीतीकरण सिद्धांत कहता है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड एक है, जबकि स्फीतीकरण सिद्धांत यानी इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि आप एक ब्रह्मांड समझ रहे हैं जो एक तरफ बढ़ा। मैं कह रहा हूं इस बिंदु से चारों तरफ चीजें फटी और आगे बढ़ी, यानी कि इसके हिसाब से, है ना, आपका एक यूनिवर्स नहीं है, क्या है, मल्टीवर्स है, ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो एक ब्रह्मांड को नकार कर बहु ब्रह्मांड को अपनाता है, यूनिवर्स थ्योरी को डिस्क्रीट करके मल्टीवर्स थ्योरी को अपनाता है। आपका आंसर आएगा अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत। और इसको दिया था एलन गुथ ने। इसको किसने दिया था, डॉक्टर एलन गुथ ने, ठीक है। तो अनंत स्फीतीकरण सिद्धांत आपका दिया है एलन गुथ ने, बिग बैंग थ्योरी आपकी दी है जॉर्ज लेमैटियर ने। फिर आते हैं स्टडी स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था सिद्धांत या सतत सृष्टि सिद्धांत। यह कहता है कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता चला जा रहा है। इसके पीछे का कारण आप जान नहीं पाओगे, इसके पीछे का कारण आप जान नहीं पाओगे। तो जब जान नहीं पाओगे, जब ये ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जाएगा तो कोई वैज्ञानिक मानेगा, किसी वैज्ञानिक ने इसको नहीं माना। जब किसी वैज्ञानिक ने इसको नहीं माना तो जो स्टडी स्टेट थ्योरी है, स्थिर अवस्था सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, इसको मना कर दिया गया, इसको डिस्क्रीट कर दिया गया। अब इसको किसने दिया था, तो गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने दिया था। गोल्ड और बॉन्डी, गोल्ड और बॉन्डी ने दिया था। बात समझ में आई। अच्छा, फिर आते हैं दोलन सिद्धांत। ये दोलन सिद्धांत क्या बताता है, मैं इसको समझा देता हूं। दोलन सिद्धांत क्या बताता है, दोलन सिद्धांत समझिएगा। दोलन सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी पर, मतलब कि ब्रह्मांड में ऐसे करके बहुत सारी परतें बनी हुई हैं, ऐसे 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 बहुत सारी परतें बनी हुई हैं। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स इसे कहते हैं ब्रेन थ्योरी। तो बहुत सारी परतें बनी हुई हैं और बहुत समय के बाद ये दोनों परतें ऐसे आती हैं,
टकराती हैं, इनसे दोनों से जो मटेरियल टूट के निकलता है ये बीच में हो जाता है, इसको कहते हैं ब्रह्मांड। वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जिनका निर्माण दो परतों के बीच में टकराने से होता है, और जब ये ऐसे टकराती हैं तो ब्रह्मांड का निर्माण शुरू होता है, फिर ये दूर हो जाती हैं तो ब्रह्मांड का विस्तार, फिर ये पास आती हैं, फिर ब्रह्मांड कोलैप्स हो जाता है। तो इस प्रकार से थ्योरी देता है कौन? तो आपका आंसर आएगा दोलन सिद्धांत, यानी कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, इसे कहते हैं पल्सेटिंग और यूनिवर्स थ्योरी। क्या हुआ? पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसको किसने दिया था? इसको दिया था एलन संडेजा ने। इसको किसने दिया था? एलन संडेजा ने। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आपके पास 4 थ्योरी हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आपके पास 4 थ्योरी हैं। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेटियर ने दी, स्फीतीकरण सिद्धांत जो बहु ब्रह्मांड को मानता है ये एलन गुलित ने दी, स्थिर अवस्था सिद्धांत है ना जेम्स थॉमस गोल्ड और हार्मन बांडे ने दी, दोलन सिद्धांत यानी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी एलन संडेजा ने दी। कोई समस्या? जल्दी बताइए, कोई समस्या नहीं। अब जॉर्ज लेमेटियर ने तो सिर्फ इतना बताया था कि कोई मटर के दाने का एक बिंदु था जिसमें अनंत घनत्व, अनंत द्रव्यमान, अनंत आपका ताप हुआ करता था, बहुत सारे बल एक ही जगह सिचुएटेड थे, इनमें फ्लक्चुएशन हुआ और ये फट गया, तो एक तरफ ये ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ। ये किसने बताया? जॉर्ज लेमेटियर ने। लेकिन इस थ्योरी को आगे किसने बढ़ाया? यानी कि बिग बैंग थ्योरी को शुरुआत दी जॉर्ज लेमेटियर ने, लेकिन आधार किसने दिया? तो आधार आपका दिया था किसने? रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में। ठीक है, तो जॉर्ज लेमेटियर का सपोर्ट किसने किया? तब आपका आंसर आएगा रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में। जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसको याद कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा और आपको जिंदगी में कभी भी ये टॉपिक परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी 531 लोग जुड़े ना ना, इस ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। आज ये कम से कम कुछ नहीं तो लंबी क्लास चलेगी, और मैं चाहूंगा कि ये जो 500 है ये 1.5 के वॉचिंग, 2 के वॉचिंग, 2-3 हजार के आसपास वॉचिंग जाए। जितनी स्पीड से, जितने जोश से मैं पढ़ाऊंगा उतनी स्पीड से मैं आपसे भी कामना करूंगा कि आप इसको शेयर करेंगे। क्या नहीं करेंगे? क्या करेंगे? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आ गया। तो ये 4 सिद्धांत किसने किसने दिए, ये आपको बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये जो 4 सिद्धांत जिसने दिए हैं उनका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ले लिया? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आप समझिएगा, ये बिग बैंग थ्योरी समझिएगा थोड़ा सा। ये जो है, जो मटर का दाना था जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। इसे क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी। हिंदी में कहते हैं विलक्षणता। आपके पेपर में आएगा सिंगुलैरिटी या विलक्षणता। अभी 715 वॉचिंग से काम नहीं चलेगा, 766 से भी नहीं चलेगा, और बढ़ाओ। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी या विलक्षणता। तो विलक्षणता का संबंध किससे है? विलक्षणता या सिंगुलैरिटी का संबंध किससे है? तब आपका आंसर आएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन बनता है कि बताइए, हमको जो पहला बार ब्रह्मांड दिखा, हमको जो पहली बार ब्रह्मांड के दर्शन हुए, तो पहला ब्रह्मांड जो देखा गया, पहला ब्रह्मांड जो देखा गया, पहला ब्रह्मांड जो देखा गया उसको क्या कहते हैं? तो सीएमबी कहते हैं। याद रखिएगा, पहला ब्रह्मांड जो देखा गया उसको क्या कहते हैं? तो उसको सीएमबी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सीएमबी कहते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। फिर लिखिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, तो हमें जो पहली बार ब्रह्मांड दिखा उस ब्रह्मांड का नाम क्या दिया गया? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये नाम दिया गया। और ये कब दिखा? तो ये दिखा हमको 3.8 बिलियन ईयर में। ठीक है, 3.8 बिलियन ईयर में। यदि आपसे पूछा जाए कि जो वर्तमान का ब्रह्मांड है, यदि आपसे पूछा जाए जो आपका वर्तमान का ब्रह्मांड है, समझिएगा, यदि आपसे पूछा जाए जो आपका वर्तमान का ब्रह्मांड है ये आज से कितने वर्ष पहले निर्मित हुआ, है ना? यदि आपसे पूछा जाए जो आज वर्तमान का ब्रह्मांड है ये आज से कितने वर्ष पहले निर्मित हुआ, तो आपका आंसर आएगा 4.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सूर्य की उम्र कितनी हो चुकी है, तो 4.5 अरब वर्ष
पृथ्वी की उम्र कितनी हो चुकी है? 4.5 अरब वर्ष। यानी हमारे सौर मंडल में जितनी चीजें हैं उनकी उम्र कितनी हो चुकी है? 4.5 अरब वर्ष। कोई दिक्कत? लेकिन अगर यहां से पूछ दिया जाए सिंगुलैरिटी से लेकर वर्तमान ब्रह्मांड तक, अगर ये पूछा जाए, देखो सिंगुलैरिटी से लेकर जो पहला ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था, पहली बार जो हमें प्रकाश दिखाई पड़ा था वो था 3.8 बिलियन ईयर। नहीं कहा जाए सिंगुलैरिटी से लेकर वर्तमान के ब्रह्मांड तक का जो समय है वो कितना है, तब आपका आंसर आएगा 13.8 बिलियन ईयर। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है, अभी जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में ब्रह्मांड की उम्र कितनी है, यानी कि वर्तमान में ब्रह्मांड बने हुए कितना समय हो गया है, तो 13.8 बिलियन ईयर ब्रह्मांड को बने हुए। वर्तमान का सौर मंडल कितने वर्ष पुराना है, तो 4.5 अरब वर्ष पुराना है। पहली बार जो ब्रह्मांड दिखाई पड़ा था जिसको हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा था, तो ये कब बना था, तो 3.8 बिलियन ईयर पहले। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए? फटाफट बताइए जल्दी से। आरुषि एकेडमी प्रणाम। ठीक है, तो ये सारी बात क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आई विश सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, नहीं 934 से काम नहीं चलेगा, अभी 934 नहीं, ये 1000 पार कराओ फट से, 934 नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं ब्रह्मांड। यदि आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड किसका समूह है, तो ब्रह्मांड आकाश गंगा का समूह है। ब्रह्मांड किसका समूह है, तो ब्रह्मांड आपका आकाश गंगा का समूह है। ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो आंसर आता है 10 की पावर 11। ठीक है, तो ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाश गंगाएं हैं, तो 10 की पावर 11। और आकाश गंगा किसका समूह है, तो आकाश गंगा आपका तारों का समूह है। आकाश गंगा किसका समूह है, तो आकाश गंगा आपका तारों का समूह है। आज जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो कहीं दुनिया में किसी से पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बस सुनते रहिएगा, और सारे क्वेश्चन यूपीएससी से लेकर सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, और सारे क्वेश्चन आप करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद कृष्णा कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो ब्रह्मांड किसका समूह है, आकाश गंगा का। एक ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं मौजूद होती है, लगभग 10 की पावर 11। ठीक है, इतनी आकाश गंगाएं मौजूद हैं। आकाश गंगा किसका समूह होता है, तारों का समूह होता है। किसका समूह होता है, तारों का समूह होता है। क्लियर है, यानी आकाश गंगा तारों का समूह होता है। तो एक आकाश गंगा में, यदि आकाश गंगा तारों का समूह है, तो एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, तो 10 की पावर 10। तो एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं, तो एक आकाश गंगा में आपके 10 की पावर 10 तारे होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी आकाश गंगा की बात करते हैं। ये जो हमारी आकाश गंगा है, जब उसको दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे दूध जैसा बह रहा है। ठीक है, यानी हमारी आकाश गंगा जब देखोगे तो आपको लगेगा जैसे दूध जैसा बह रहा है। ठीक है, इसलिए हमने अपनी आकाश गंगा का नाम क्या रखा है, मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, यानी कि दुग्ध मेखला, और प्यार से इसको मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चा, मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी। तो हमारी क्या है भैया, मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला है। इसका आकार कैसा है, हमारी आकाश गंगा का आकार कैसा है, तो दूध जैसी बहती है। तो दूध जैसी कैसी बह रही होगी, बहने की। हाँ, 1000 वॉचिंग पहुंची, बहुत बढ़िया। अभी नहीं काम चलेगा इसे, 1100 पहुंची, अभी नहीं, और छलांग लगाओ। 1100 नहीं, मिनिमम हमको 1300 1500 के आसपास चाहिए। 1.2 के वॉचिंग से काम नहीं चलेगा। 1.3 के हो गया, 1.3 के से भी नहीं चलेगा, 1.3 के से भी नहीं चलेगा, और बढ़ाइए। ठीक है, चलिए, तो हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है, ये आंसर आएगा, ये दूध जैसी बहती हुई दिखाई पड़ रही है, तो हमारी आकाश गंगा की आकृति होगी सर्पिलाकार। ठीक है, हमारे आकाश गंगा की आकृति कैसी होगी, तो हमारी आकाश गंगा की आकृति होगी सर्पिलाकार। फटाफट याद कर लीजिए, क्या मैंने बताया, ब्रह्मांड आकाश गंगा का समूह है, आकाश गंगा तारों का समूह है ना। ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में 10 की पावर 10 क्या होते हैं, तारे होते हैं। और हमारी आकाश गंगा दूध जैसी बहती हुई दिखाई पड़ रही है, इसलिए इसको हम लोग मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहते हैं। इसको हम लोग मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग
मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, सर्पिलाकार होता है। इसका जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देगी, जिंदगी में आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा। आकाश गंगा की 3 भुजाएं होती हैं। जो आकाश गंगा होती है, जो गैलेक्सी होती है, उसकी 3 भुजाएं होती हैं। जो बिल्कुल बीच वाली भुजा होती है इसको कहते हैं, जो सबसे बीच वाली भुजा होती है ना, इसको कहते हैं केंद्र, यानी कि पहली भुजा। ठीक है, ये होती है पहली भुजा, ये होती है आपकी दूसरी भुजा, और ये होती है आपकी तीसरी भुजा। एक सेकंड, मैं आपको और अच्छे समझाता हूं, अलग अलग वो लेकर। ठीक है, अलग अलग क्या लेकर, अलग अलग वो ले कलर लेकर। देखिए पहली भुजा, ठीक है, एक सेकंड, आकाश गंगा समझ लीजिए, जिंदगी में आज पहली बार आपको आकाश गंगा समझ में आएगी। ठीक है, ये दूसरी भुजा, और तीसरी भुजा लेते हैं गुलाबी ले लेते हैं। चलो, ये हो गई तीसरी भुजा। समझ में आ रहा? अब देखिएगा, समझना। अब कलर लेते हैं हरा। ठीक है, आराम समझिएगा। ये हो गए पहली भुजा, ये जो पहली ये पहली भुजा है, ये दूसरी और तीसरी। ये जो पहली भुजा है ना, पहली भुजा है, इसके बीच में, इसके बीच वाले भाग को कहते हैं बल्ज। ठीक है, इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। और इसी बल्ज में पाया जाता है ब्लैक होल। समझिएगा, इसी बल्ज में पाया जाता है ब्लैक होल। और इसी ब्लैक होल के किनारे जो तारे मौजूद होते हैं, इसी ब्लैक होल के किनारे जो तारे मौजूद होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो तरंगे निकलती हैं। समझिएगा, ये हम आकाश गंगा बता रहे हैं। टॉपिक क्या चल रहा है, आकाश गंगा। तो आकाश गंगा में कुल कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, आकाश गंगा में कितनी भुजाएं होती हैं, तो आकाश गंगा में 1.4K वाचिंग, अभी नहीं, और बढ़ाओ और लाइक करते चले जाओ। ठीक है, प्रबुद्ध मणि त्रिपाठी बहुत शानदार गुरुजी पढ़ाते हैं, एकदम उच्च स्तर का। आनंद आता है जब आप पढ़ाते हैं, और जब आप आते हैं तो हमको भी आनंद आता है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैं बता रहा हूं आपको आकाश गंगा। आकाश गंगा की 3 भुजाएं होती हैं। जो सबसे केंद्र की भुजा होती है, उसके केंद्र को कहते हैं बल्ज। इसी बल्ज में होता है ब्लैक होल, और इसी ब्लैक होल के किनारे जो चमकते हुए तारे दिखाई पड़ते हैं आपको, उसको कहते हैं क्वासर्स। उस तारे को क्या कहते हैं बेटा, क्वासर्स। और क्वासर्स एक्चुअली में होते क्या है, वे तारे जिनसे ज्यादा उच्च मात्रा में क्या निकलती हैं, रेडियो तरंगे निकलती हैं, उनको हम लोग क्वासर्स कहते हैं। जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारा सौर मंडल है, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा जो हमारा सौर मंडल है, कौन सा कलर कर ले, चलो, जो हमारा सौर मंडल है वो हमारा कहां स्थित होता है, दूसरी भुजा में। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए आकाश गंगा की दूसरी भुजा में, आकाश गंगा की दूसरी भुजा में क्या बनता है, तो जो सौर मंडल होता है किसी भी ग्रह का, सॉरी किसी भी आकाश गंगा का, किसी भी आकाश गंगा का 1600 नहीं, 1.6K वाचिंग नहीं, और 1.6K नहीं, और चाहिए भाई, ऐसे कैसे चलेगा। और कुछ लोग बहुत देर में जुड़ रहे हैं, क्या सोच रहे हो, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, मैंने वीडियो भी डाला था कि जल्दी भारी मात्रा में जुड़े। इतनी भारी मात्रा में जुड़े, यूट्यूब वाले कहें इतनी भारी मात्रा में कौन जुड़ गया भाई। चलो बहुत बढ़िया, तो 1.6K वाचिंग, और बढ़िया, और ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा, आकाश गंगा के हम लोग पढ़ रहे थे। तो आकाश गंगा की 3 भुजाएं होती हैं। जो पहली भुजा होती है, सबसे केंद्र वाली जो भुजा होती है ना, उसको केंद्र को बल्ज कहते हैं। इसी में ब्लैक होल पाया जाता है। ब्लैक होल के किनारे किनारे जो तारे मौजूद होते हैं, जिनसे रेडियो तरंगे निकलती है, उनको हम लोग क्वासर्स कहते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर इसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्वासर्स कहते हैं। जो सौर मंडल होता है वो सदैव आकाश गंगा की दूसरी भुजा में बनता है। जो सौर मंडल होता है वो सदैव आकाश गंगा की दूसरी भुजा में बनता है। और आकाश गंगा की जो तीसरी भुजा होती है, यहां पे तारे का निर्माण होता है। यहां पे क्या होता है, तारे का निर्माण होता है। तो फिर मैं बता रहा हूं, तारे का निर्माण आकाश गंगा की तीसरी भुजा में होता है। सौर मंडल का निर्माण आकाश गंगा की दूसरी भुजा में होता है। तारे का समापन आपका केंद्र या बल्ज में होता है। डन। तो आकाश गंगा समझ में आई। गीतू मिश्रा जी, आज तक ऐसी ज्योग्राफी कहीं नहीं पढ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकाश गंगा का जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आकाश गंगा का फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए कि ठीक है, आकाश गंगा की 3 भुजाएं होती हैं, यानी कि केंद्र में बल्ज होता है, यहीं पे ब्लैक होल होता है। मतलब जो भी आकाश गंगा के तारे होते हैं वो केंद्र में आके समाप्त हो जाते हैं। ब्लैक होल में इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है कि किसी भी तारे का प्रकाश है ना बाहर नहीं आ पाता है। फिर जो सौर मंडल होता है वो आकाश गंगा की दूसरी भुजा में चल रहा होता है, और तीसरी भुजा में आकाश गंगा के तारों का निर्माण हो रहा होता है। आगे बढ़ा जाए। आकाश गंगा समझ में आई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आकाश गंगा में जो चमकीले तारे होते हैं, समझिएगा,
आकाशगंगा की बात कर रहे हैं। जो तारे, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड है, आकाशगंगा की बात कर रहे हैं। जो तारे एक निश्चित आकृति में होते हैं, जो तारे एक निश्चित आकृति में होते हैं, जो तारे एक निश्चित आकृति में होते हैं, उन तारों को कहते हैं तारामंडल। जो तारे बहुत समूह बनाकर एक निश्चित आकृति बनाते हैं, उनको कहते हैं तारामंडल। तारामंडल की संख्या 88+1 है। तारामंडल की जो संख्या है वो 88+1 है, यानी एक अभी हाल ही में खोजा गया। तो वर्तमान में तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 है। जिसमें से अगर मैं आपकी बात करूं ध्रुव तारा, जिसमें से अगर मैं बात करूं ध्रुव तारे की, ठीक है, इसमें से किसकी बात कर रहा हूं मैं? ध्रुव तारे की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन बनता है ऐसे कौन सा तारामंडल है, फिर क्वेश्चन समझिएगा, ऐसा कौन सा तारामंडल है जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार की आकृति में है कि उसको फॉलो करते रहो तो ध्रुव तारे की तरफ पहुंच जाओगे। बताइए ऐसा कौन सा तारामंडल है जिसको फॉलो करते रहो। 1.67 के वॉचिंग, अरे नहीं अभी और फटाफट, है ना। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे पूछा गया यूपीएससी के पेपर में या भी किसी के भी पेपर में कि ऐसा कौन सा तारामंडल है जिसकी आकृति को फॉलो करते चले जाएं तो हम ध्रुव तारे की ओर पहुंच जाएंगे। तब आपका आंसर आएगा सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल। अब जो सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि, यानी कि 7 तारे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ऐसे दे दिया जाए और कहा जाए बताइए ये क्या है, ये क्या है, तो आपका आंसर आएगा ये सप्तऋषि तारामंडल की आकृति है। ये क्या है? ये सप्तऋषि तारामंडल की आकृति है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा तारामंडल है, ऐसा कौन सा तारामंडल है ना, जिसकी आकृति ऐसी मानी जाती है, नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा कौन सा तारामंडल है, ऐसा कौन सा तारामंडल है जिसकी आकृति कैसी मानी जाती है? प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह मानी जाती है। आपका आंसर आएगा सप्तऋषि तारामंडल। डन। कौन सा तारामंडल? सप्तऋषि तारामंडल। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तारामंडल से कुछ क्वेश्चन बनते थे, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी तक, अरे स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया क्या? सॉरी, कोई नहीं, अभी स्क्रीनशॉट लेने देंगे। अच्छा आ सकता है क्या? फटाफट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। याद रखिएगा जो तारे एक निश्चित आकृति में स्थित होते हैं उनको तारामंडल कहते हैं। इनकी वर्तमान में संख्या 89 है, 88+1। और क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा तारामंडल है जिसकी आकृति प्रश्नवाचक है, और ऐसी कौन सा तारामंडल है जिसकी आकृति आपको ध्रुव तारे की ओर ले जाती है। तो आपका आंसर आएगा ध्रुव तारे की, तो आपका आंसर आएगा सप्तऋषि। अच्छा ध्रुव तारे से मैं एक बात बताऊं, क्या पढ़ा होगा ज्योग्राफी आपने, कहां पढ़ी होगी आप समझिए। जो ध्रुव तारा सोच रहे हो, ये ध्रुव तारा कितने होते हैं? एक ना, ध्रुव तारा जो है वो 3 होते हैं, ठीक है। ध्रुव तारे जो होते हैं वो 3 होते हैं, ए बी और पी। तो ध्रुव तारा कितने तारों का युग्म है? तो 3 तारों का युग्म है। नहीं समझ में आया? हाँ याद रखिएगा, हाँ पहली बार आकाशगंगा समझ में आया, दीपक यादव जी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो ध्रुव तारा है वो कितने तारों का युग्म है, तो 1.17, तो 86 लोग इस समय देख रहे हैं ना, और 1800, 1799, एक बचा 1.8 के में, 1.8 के होने में हो गया 1.8 के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्रुव तारा जो है वो कितने तारों का युग्म है, तो ध्रुव तारा 3 तारों का युग्म है ना। वो 3 तारे कौन कौन से हैं? पोलरिस ए, पोलरिस बी और पोलरिस पी, है ना। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा तारा आपको पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, तो आपका आंसर आएगा पोलरिस ए। पोलरिस ए, यानी कि ध्रुव तारा 3 तारों का युग्म है और उसमें से पृथ्वी से जो दिखाई पड़ता है सबसे पहले वो है पोलरिस ए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं सर जी, आपके बारे में सुना था कि बहुत अच्छा पढ़ाते हो अभय कुमार सिंह जी, लेकिन आज देख लिया, बहुत मजा आया, पर बहुत मजा आया और बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे बढ़ा जाए। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मांड की अभी तक सिर्फ 4% चीजों की जानकारी हम लोगों को हो पाई है। ब्रह्मांड की आज तक सिर्फ 4% की जानकारी हम लोगों को हो पाई है, और जिसकी जानकारी नहीं हो पाई है उस 96% को कहते हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी।
क्या कहते हैं? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है? तो ब्रह्मांड का 96% भाग जो है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ही बना हुआ है। और इसको प्रूफ करके दिखाया है 1980 में एक व्यक्ति को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1980 में एक व्यक्ति को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। उसका नाम था वॉटसन क्रोनिन। उसका नाम क्या था? वॉटसन क्रोनिन। ठीक है? तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की खोज किसने की है, तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज आपकी वॉटसन क्रोनिन ने की है ना? और इसके लिए इन्हें 1980 का नोबेल पुरस्कार मिला था। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर है? इन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में 73% जो है वो डार्क एनर्जी मौजूद है ना? और 23% जो है वो डार्क मैटर मौजूद है। अब ये है क्या? किसी को नहीं पता। तो डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, किसी को नहीं पता है, लेकिन ब्रह्मांड इसी से बना हुआ है। बाकी जो 4% जानकारी हमको मिली है वो पता चल रही है कि वो सामान्य जो दिखाई देने वाले पदार्थ हैं, है ना, जो तत्व हैं, लोहा है, एल्युमिनियम है, पत्थर है, इन सब से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, जो डार्क मैटर, वैज्ञानिक ने बताया कि जो डार्क मैटर है जिसके बारे में हमें पता नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका नाम दिया है न्यूट्रोलिनिक्स। क्या नाम दिया है? न्यूट्रोलाइनक्स नाम दिया है। और कुछ लोग इसको न्यूट्रोलिनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपसे पूछ दिया, जैसे हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, कि हमारे यहाँ जितने पदार्थ होते हैं उनमें सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं? परमाणु, है ना? जब बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं तो अणु, ये तो होता है ना? जैसे नाभिक के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही तो होता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को छोड़कर यदि आपसे कहा जाए कि डार्क मैटर किन अणुओं से मिलकर बना है या किससे मिलकर बना है, तो आपका आंसर आएगा न्यूट्रोलिनिक्स से मिलकर बना है। इस डार्क मैटर या डार्क एनर्जी की खोज करने के लिए डैम्प नाम का इस डार्क एनर्जी या डार्क मैटर की खोज करने के लिए डैम्प नाम का सैटेलाइट किस देश ने भेजा था? क्वेश्चन बनता है कि डैम्प नाम का सैटेलाइट, जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर, DAMP, एक्सप्लोरर ई कर देते हैं। ठीक है? तो ये किसने भेजा था? तब आपका आंसर आएगा चाइना। 2015 की बात है। ठीक है? कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में कि डैम्प नाम का सैटेलाइट किसके लिए भेजा गया? तो ब्रह्मांड में उपस्थित डार्क एनर्जी या डार्क मैटर के बारे में जानकारी लेने के लिए। और इसी ने बताया है कि किससे मिलकर बना हुआ है? तो न्यूट्रोलाइनक्स नाम के अणुओं से मिलकर बना हुआ है। इतना ज्यादा आपको आप सोच रहे होंगे सर इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपका यूपीएससी का पेपर लगा हुआ, तो मैं चाह रहा हूं कि हो जाए। यूपीपीसीएस का, एमपीपीसीएस जितना भी हो रहा है, मैंने आपसे क्या कहा? मैं वादा करता हूं, थोड़ा पानी पी लूं। मैंने आपसे क्या कहा? मैं वादा करता हूं कि मेरे सौर मंडल पढ़ाने के बाद, मेरा ये टॉपिक पढ़ाने के बाद जिंदगी में आपको कोई पढ़ा नहीं पाएगा। अतुल वर्मा जी, वेलकम टू सपोर्ट एंड हेल्प। अतुल वर्मा जी ने लगता है सब्सक्रिप्शन लिया है, मेंबर बन गए हैं। सविता जी कह रहे हैं सर आप जब भी पढ़ाते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता है। स्क्रीन शॉट लो फटाफट। डार्क मैटर के बारे में समझ में आ गया? तो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड में कितनी डार्क एनर्जी है? 73%। डार्क मैटर कितना है? 23%। खोज किसने की थी? वॉटसन क्रोनिन ने। डार्क मैटर या डार्क एनर्जी किसकी बनी होती है? न्यूट्रोलाइनक्स की। ठीक है? और इस डार्क मैटर की जानकारी लेने के लिए कौन सा उपग्रह ने सबसे अच्छा काम किया? किस देश के? चाइना के। 2015 में डैम्प ने भेजा गया था। आगे बढ़ा जाए है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं नासा के बारे में। नासा के बारे में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। ठीक है? एरोनॉटिक्स मतलब होता है वैमानिकी। ठीक है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। इसका मुख्यालय है आपका वॉशिंगटन डीसी में। और आपको पता होना चाहिए अमेरिका में अब 51 राज्य हो गए हैं। पहले अमेरिका के झंडे में 50 सितारे थे। इसका मतलब यह था कि अमेरिका में 50 राज्य थे। अब अमेरिका ने 51वां राज्य किसको घोषित कर दिया है? तो वॉशिंगटन डीसी को, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है इस डीसी का फुल फॉर्म। ओके? तो वॉशिंगटन डीसी हो गया। अब क्वेश्चन बनता है, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में हो गया।
ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन क्या बता रहा था, हाँ, नासा का आपसे मोटो पूछा गया था एक बार, फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल, ये नासा का मोटो है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर मैं नासा के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो नासा के बारे में समझते हैं। नासा ने ब्रह्मांड की जानकारी लेने के लिए, नासा ने ब्रह्मांड की जानकारी लेने के लिए 1965 में, नासा ने ब्रह्मांड की जानकारी लेने के लिए 1965 में एक योजना बनाई थी, और उस योजना का नाम था कोबे योजना। जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करिएगा बेटा, नोट करिएगा। क्वेश्चन बना है नासा, नासा ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने के लिए कौन सी योजना चलाई थी, तब आपका आंसर आएगा कोबे योजना चलाई थी। कब चलाई थी, तब आपका आंसर आएगा 1965 में चलाई थी, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का जो प्रकाश है, या ब्रह्मांड में जो प्रकाश आता है वो किस कण के माध्यम से आता है, फोटॉन कण के माध्यम से आता है, यानी प्रकाश को फोटॉन का रूप बताया है, ठीक है, किस स्पेस एजेंसी ने, तो आपका आंसर आएगा नासा ने। और आगे चलकर आइंस्टीन ने भी यही चीजें आपको बताई थी, ठीक है। कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, क्वेश्चन बनता है, अच्छा हिग्स बोसान, ये जो हिग्स बोसान है जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं, याद रखिएगा, हिग्स बोसान जिसको हम लोग गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसमें हिग्स कौन है और बोसान कौन है, जल्दी बताइए। इसमें हिग्स कौन है और बोसान कौन है, जल्दी बताओ फटाफट। इसमें हिग्स कौन है जो हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसमें हिग्स कौन है और बोसान कौन है, फटाफट बताइए, देखते हैं कौन बता पाएगा, जल्दी से जल्दी से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। देश की आजादी से पहले हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे ठोस द्रव गैस, द्रव की 3 अवस्थाएं बताई गई थी, ठोस द्रव गैस है ना, फिर चौथी अवस्था आई थी प्लाज्मा, चौथी अवस्था क्या आई थी बेटा, प्लाज्मा आई थी। फिर इसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आया था, बीईसी कहते हैं, वो जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है उसी से बना है हिग्स बोसान। हिग्स कौन है, ये इनका नाम है पीटर हिग्स, ये हिग्स कौन है, पीटर हिग्स है, ठीक है। और ये बोसान कौन है, सत्येंद्रनाथ बोस हैं, सत्येंद्रनाथ बोस है। कई बार क्वेश्चन आया है कि हिग्स बोसान जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसमें कौन से 2 व्यक्ति हैं, तो पीटर हिग्स हैं और सत्येंद्रनाथ बोस हैं। और हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल किसने कहा था, तो लेडरमैन ने कहा था। किसने कहा था, लेडरमैन ने कहा था, याद रखिएगा। हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल किसने कहा था, तो लेडरमैन ने कहा था। कई बार क्वेश्चन आया है, लेडरमैन ने कहा था। क्लियर है भाई, वेरी गुड। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा सर ये हिग्स बोसान है क्या, आपके मन में आ रहा होगा सर ये हिग्स बोसान एक्चुअली में है क्या। तो हिग्स बोसान के बारे में परिकल्पना ये है कि हिग्स बोसान में ही द्रव्यमान विद्यमान होता है, हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं तो उसका जो द्रव्यमान है, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं तो उनमें जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को हम लोग हिग्स बोसान कह रहे हैं। कह रहा का मतलब है कि हिग्स बोसान में ही द्रव्यमान विद्यमान होता है और यही गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर किसी भी वस्तु को वजनशील बनाता है। तो हिग्स बोसान में ही द्रव्यमान होता है और गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर ये क्या करता है, किसी भी वस्तु में वजन पैदा करता है। बात समझ आ रही है ना। तो और लेडरमैन ने कहा गॉड पार्टिकल को देखा नहीं जा सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, फटाफट नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट नोट कीजिए जल्दी से। तो आपको पता चल गया हिग्स बोसान में कौन 2 व्यक्ति, हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल किसने कहा है, गॉड पार्टिकल किसने कहा है, लियोन लेडरमैन ने कहा है, लियोन लेडरमैन ने कहा है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका एक मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज क्वांटम, क्वांटम क्या है, समझिए जल्दी बताइए, व्हाट इज क्वांटम, क्वांटम क्या है, जल्दी बताओ जल्दी। प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र कुमार, आरती, कंचन, जल्दी जितने बच्चे हैं जो भी इसका आंसर देगा व्हाट इज क्वांटम। अरे वॉचिंग गिरनी नहीं चाहिए ना, 1.6K है तो 1.8K से 1.6K कैसे आई, इसको फिर से खींच के ले जाओ, इसको फिर से खींच के ले जाओ 1.8K और 2K के आसपास जाओ जल्दी से। सर कठिन कठिन पढ़ा रहे हैं इसलिए वॉचिंग नहीं आ रही, जल्दी ज्यादा कठिन पढ़ा रहे हैं, सरल कर दें, सरल करते ये करते हैं क्या कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बुध सबसे सूर्य के पास में है, ये क्वेश्चन पढ़ाएं क्या। चलिए, तो क्वांटम क्या है किसी को नहीं पता चल रहा, चलिए मैं बताता हूं आपको व्हाट इज क्वांटम। समझिएगा,
दुनिया का, या फिर क्वांटम क्या आएगा अपनी देसी भाषा में बताऊं, देसी भाषा में, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा चीज जिस पर एक सेकंड के लिए बात की जा सकती हो, उस पॉइंट को, उस तथ्य को, इस बिंदु को, उस वस्तु को, इस ब्रह्मांड का क्वांटम कहते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण जिस पर बहस की जा सकती हो, यानी जिसकी व्याख्या एक लाइन या दो शब्दों में की जा सकती हो, उसको क्वांटम कहते हैं। क्या? उसको क्वांटम कहते हैं। आज के बाद कभी नहीं भूलना, ठीक है? हाँ, अगर हमसे पढ़ने के बाद अगर आपकी कोई बेइज्जती कर जाए तो समझ लीजिए कि आपकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है। आपकी बेइज्जती किसकी बेइज्जती है? हमारी बेइज्जती है। अब कुछ क्वेश्चन जो यूपी पुलिस वाले बच्चे कह रहे हैं, अरे सर यूपी पुलिस का पढ़ाई है, पता नहीं कहां पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए एक्सरे की खोज किसने की? रेडियो तरंगों की खोज किसने की? जल्दी बताइए, एक्सरे की खोज किसने की? रेडियो तरंगों की खोज किसने की? अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों की तरंगों की खोज किसने की? पराबैंगनी किरणों की तरंगों की खोज किसने की? और जल्दी से बताइए, किसने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है? ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ऐसा किसने बताया? ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ऐसा किसने बताया? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट। हाँ, क्वांटम फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, बहुत बढ़िया। फाइनेस्ट पॉइंट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड क्वांटम, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। एक्सरे की खोज रोएंटजन, एक्सरे की खोज किसने की है? रोएंटजन ने की है, बहुत बढ़िया। रेडियो तरंग की खोज किसने की बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया, रोएंटजन ने की, सबने पता, बहुत बढ़िया। सर एक दिन 1 मिलियन वॉचिंग आएगी, अरे बहुत बहुत नादे इन, बहुत बहुत बढ़िया, एकदम बिल्कुल नमस्कार है आपको। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की, बहुत बढ़िया। देखो भाई, एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, समझिएगा, एक लड़का था, है ना, उसने क्या किया कि उसके घर में रेडियो बज रहा था, एक लड़का था, उसके घर में रेडियो बज रहा था, और लड़का क्या करता है, एक छोटी सी कार लेता है और कहता है भ्रुम 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 करके रेडियो गिरा देता है। जब रेडियो गिरा देता है तो उसके पापा आते हैं, उसको झुकाते हैं और मारकोनी टेढ़ा कर देते हैं। तब से उस बच्चे का नाम हो जाता है मारकोनी। उसने क्या तोड़ा था? रेडियो तोड़ा था। यानी कि रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मारकोनी ने की थी, है ना। यूवी रेस किसने की थी? कार्ल रिटर ने की थी। किसने की? कार्ल रिटर ने की। ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है, ऐसा किसने बताया? हब्बल भाई साहब ने बताया, ठीक है, एडविन हब्बल जी ने बताया। एडविन हब्बल जी ने बताया कि ब्रह्मांड लगातार फैलता चला जा रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड क्या हो रहा है? लगातार फैलता चला जा रहा है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बताइए। 2 थ्योरियां हैं, एक है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, एक है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और एक है जियोसेंट्रिक थ्योरी। एक है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी और एक है जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो बताइए, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी है और जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने की है? अरविंद सोनकर जी कह रहे हैं कि सर मैं असम से देख रहा हूं। वेरी गुड, असम से देख रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी बन गए हैं मुख्यमंत्री, सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर, है। और असम के नेशनल पार्क याद करवाए थे हमने कि असम के काजी ने मेरी और मन से डिब्बा फेंका। ये सूत्र याद कर लेंगे तो असम के नेशनल पार्क आपको याद हो जाएंगे, है ना। असम के काजी, काजी मतलब काजीरंगा, यहाँ एक सींग वाला गेंडा मिल जाएगा आपको। नामेरी नेशनल पार्क, औरंगा हो जाएगा, मानस हो जाएगा, डिब्रूगढ़ साइखोवा हो जाएगा, है ना। ओके, फन्नी फ्लाई, आस्था वर्मा, जल्दी 2 के करो भाई, जल्दी 2 करो। और धन्यवाद धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? नहीं बता रहे हैं कोई? तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी कॉपरनिकस ने। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? कॉपरनिकस ने। और जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी? तो आपका आंसर है टॉल्मी ने। कई बार क्वेश्चन बना है कि ब्रह्मांड सिद्धांत देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ब्रह्मांड सिद्धांत देने वाला पहला व्यक्ति था टॉल्मी। अब इसने जल्दी में दिया, इसलिए गलत कर दिया। इसने कहा जियोसेंट्रिक, जियो मतलब पृथ्वी, इसने कहा पृथ्वी केंद्र में है और सभी इसके चक्कर लगा रहे हैं। इन भाई साहब ने कह दिया कि पृथ्वी केंद्र में है और सब इसके चक्कर लगा रहे हैं, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी तो हो गई गलत। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी कॉपरनिकस ने, इन्होंने कहा सूर्य केंद्र में है। सूर्य क्या है?
केंद्र में है और सभी लोग इसके चक्कर लगा रहे हैं, तो ये हो गए सही। इसलिए कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं। याद रखिएगा, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आया है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा कॉपरनिकस को कहते हैं। राहुल सुखदेवी, अच्छा आप बालाघाट से हैं, महाराष्ट्र से? अरे वाह सर, जितना आपको जीएस आता है उसका 1% भी सीख गया तो सब कुछ बन जाऊंगा, ऐसा ही बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया। रानी पतंजलि, सर अपनी 23 साल की उम्र में आज तक आपसे अच्छा पढ़ाने वाला नहीं देखा। मैं आपकी तरह योग्य पढ़ाने वाला बनना चाहता हूं, मुझे खुद पर यकीन है, मैं आपका आपको दिल से गुरु मानता रहे।